इस्लामाबाद के पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लगा हुआ है कि 100 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं और ये रुमालियों को जो है दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा। ये लोग जो है इनका क्या स्टैंड है, क्या शिनाख्त है, क्या वफादारी का महवर क्या है, इनको खुद नहीं पता। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। ये अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। इसी पार्लियामेंट में, इन्हीं लोगों में और इनमें वो अहलियत है, वो सलाहियत है कि हम मिल के इन तमाम मसाइल के और सबसे भर के दहशतगर्दी का मसला का मुकाबला कर सकते हैं। हम अपना सियासत करते रहें, मगर ऐसे कौमी इशूज पे हम सबको, चाहे वो मेरे जमात का सियासत हो, तो उनको एक तरफ रख के एक इत्तेहाद हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दहशतगर्दी जैसे हसास मामले पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद चाहिए तो ये था कि तमाम सियासतदान ज़ाती मफाद से बालातर होकर एक मेज़ पर बैठते और दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुत्तफ़िक़ा लाएअमल बनाते, मगर गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में दस्तगिरबां हैं और दहशतगर्दी में इजाफे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश हो रही है। आज कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें ट्रेन हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। ऐवान में खिताब किया वज़ीर दिफ़ा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ जाफर एक्सप्रेस हमले पर प्रोपेगेंडा कर रही है और दुश्मन मुल्क भारत के झूठे बयानियों को आगे बढ़ा रही है। पीटीआई इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है मगर मुल्क के लिए नहीं लड़ सकती। वज़ीर दिफ़ा के खिताब पर पीटीआई रहनुमा असद कैसर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने एक बार फिर पार्लियामेंट को जारी कहा और ये कहा कि वज़ीर दिफ़ा के दिमाग पर बलूचिस्तान की बजाय पीटीआई सवार है। ट्रेन हमला हुकूमत की नाकामी है, वज़ीर दिफ़ा इस पर इस्तीफ़ा दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ रद्द अमल में हमें मुत्तहिद होना होगा और दहशतगर्दों से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना होगा। इसी से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जिस तरह मैंने जिक्र भी किया, होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त ये जो मौका है तमाम सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए था, लेकिन ये जिस तरह की बयानबाजी आज हुई, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के जो बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं और फिर उस पर जो जवाब आया वो भी आपके सामने है। ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपके ख्याल में अब अता तारा कह रहे हैं कि पीटीआई इंडिया दहशतगर्द और ये सब एक पेज पर हैं, क्या इस तरह की बयानबाजी इस मौके पर होनी चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान 2 आपको लगता है वक्त की ज़रूरत है? और जो बयानबाजी की जा रही है ऐसी सिचुएशन में नेशनल एक्शन प्लान 2 के लिए सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठेंगी? देखें, सियासतदानों ने अपनी तनकीद भी की, तंज भी किए, रिज़ाइन भी मांग लिए और साथ मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी पास करा दी और कह दिया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पूरी कौमी असम्बली की एक आवाज़ भी आ गई। लेकिन हुआ क्या है, जिस तरह जनरल सरफराज शहीद के बाद पीटीआई की तरफ से, उनके अकाउंट्स की तरफ से एकदम पूरी मुहिम चलाई गई थी, ये काम परसों से यही जारी है और इनके सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम देख लें, उठा के देख लें लोगों के, और हल्का हल्का मीठा मीठा जिसको कहेंगे ना तन साथ साथ, कि आप तो हमारे पीछे लगे हुए हैं, आप क्या पकड़ सकते हैं उनको, यानी वो साथ की साथ सियासत शुरू की हुई, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ बरसे भी और फिर खूब बरसे उनके ऊपर असद कैसर भी, और बिलावल ज़रदारी ने तो बिल्कुल बात सीधी कर दी कि हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाना होगा। उन्होंने उसको भी सराहा कि सरफराज बुगटी की हिम्मत को, ख्वाजा आसिफ ने जुर्रत को सराहा। साथ उन्होंने कहा कि हम जहाँ वज़ीर आला के तौर पे बात होगी तो हम अली अमीन गंडापुर की भी हिम्मत को दाद देंगे कि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ अच्छे इशारे, कुछ बुरे इशारे और कुछ लीडरशिप की अपनी अपनी मजबूरियाँ। पाकिस्तान जहाँ आज पहुँचा, ज़ाहिर है ये हम भी कल बात कर रहे थे, परसों बहुत थोड़ी सी बात हुई थी कि आप देखें कि किस तरीके से बलूचिस्तान को हैंडल किया जाता है। कल भी मैंने कहा कि नवाज शरीफ ने जब कौम परस्तों को साथ में लाया तो उसी को गद्दार बनवाया, उसमें बिलावल भुट्टो को भी शामिल किया गया, उसमें पीटीआई तो थी। फिर कश्मीर के इलेक्शन में भी बिलावल और इमरान खान दोनों, जो मोदी का यार है, गद्दार है कह के, और 2016 का इलेक्शन नवाज शरीफ ने उसके बाद स्वीप किया जब ये नारे लगा रहे थे। दोनों को वहाँ पे खुली छूट थी और नवाज शरीफ हार्ट का इलाज कराने गए हुए थे। तो सबको अपने अपने दिल और दिमाग का इलाज इस तरह करना चाहिए
कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान को भींट पे ना चढ़ाया जाए। इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है वो ये काम नवाज शरीफ के साथ कर चुके हैं, करा चुके हुए हैं, आज उनके साथ हो रहा है। तो ठंडे दिल से वो सोचें कि मुझे सियासत कैसे करनी है, उनके लिए जगह और कम हो रही है। और आप देखें कि जो कल DGISPR का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं इसके बाद। और मैंने चूंकि वो पूरा सुना, जो गुफ्तगू उन्होंने की थी वो बिल्कुल क्लियर कट सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे थे, उनका एंगल था मौजूद उसमें कि इसकी वजह से रूल्स ऑफ द गेम हमें बदलने पड़ेंगे। तो ये बात सबको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान से हटके आप कुछ ना करें, आपके गम गुस्से जो कुछ भी है आप करें। पार्लियामेंट इसीलिए मौजूद है ना कि आप यहाँ बात करें। आपकी जो टीमें बाहर बैठ के पाकिस्तान को ट्रोल कर रही हैं, ये किसी उसकी बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान को ट्रोल करने वाली बात है कि आप अपनी आर्मी के ऊपर करते हैं, चीज़ें ला के करते हैं और आप रीपोस्ट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ये सब के सोचने की बात है कि अब आपकी नाराज़गी किस बात से है? क्या BLA के लोग कोई सियासी मुतालबा रख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं चीन भी निकल जाए वहाँ से, यानी CPAC एजेंडा, और साथ कहते हैं पाकिस्तान की फौज को काबिज फौज निकल जाए। उनका एजेंडा ही कुछ और है। वो तो अपना झंडा बना के, आर्मी बना के, तो फिर कितना टाइम लगा जब फौज ने क्लियर किया। हमारे SSG कमांडोज गए हैं, माशाल्लाह उन्होंने जितनी बेस्ट कैपेबिलिटी थी वो इस्तेमाल की और उनको जहन्नम हासिल किया। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है PTI को कोई डेलिब्रेशन करनी चाहिए। इनके लोगों को तो नहीं मिलने दे रहे ना इमरान खान से, इसीलिए नहीं मिलने दे रहे कि फिर कोई मजीद इश्तियाल आएगा। ये जो क़यादत बाहर बैठी है, इनको आपस में डेलिब्रेशन करनी चाहिए, इमरान खान के साथ जाके खुल्लम खुल्ला बात करनी चाहिए कि आपको बाहर लाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है। उनकी बहन भी बिल्कुल परेशान है, उन्होंने अपनी बीवी के, जो इमरान खान की बीवी हैं, उनके जो नईम पंजोथा है उनके साथ क्या किया परसों गुस्से में, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। इस चीज की उनके अंदर आपस में मुशावरत होनी चाहिए और फिर गवर्नमेंट को जो रास्ता, अगर वो पॉलिटिकल लेना चाहे, PTI इस वक्त सिर्फ फौज से रास्ता मांग रही है, फौज के ऊपर तनकीद कर रही है, खत भी उन पे लिख रही है कि ये आपकी वजह से हो रहा है। तो ये सोचने का मकाम है अब इस वक्त स्पेशली तमाम लोगों के लिए कि अगर बिलावल ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बनाना है तो कुछ लो और दो की बुनियाद पे होगा, और इसको कम से कम मीटिंग में एंगेज जरूर करें PTI को कि वो अपनी लीडरशिप के साथ बैठे, सारी लीडरशिप, और फिर इमरान खान से जाके बात करें। सही जी। आया साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, और नेशनल एक्शन प्लान 2 की जो बात की जा रही है वो भी आपके ख्याल में, एक तो ये सवाल कि आपको लगता है कि ये कितनी इस वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जब एक दूसरे पर ब्लेम गेम होगी या किसी सियासी जमात को दहशतगर्द के साथ जोड़ दिया जाएगा, या अगर वो सियासी जमात खुद कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस है तो ये तो उसको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं हो सकती। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी एक सियासी जमात को टारगेट करने के बाद फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये सियासतदान साथ बैठे, तो क्या ये पॉसिबल है कि इनसे उम्मीद लगानी चाहिए? पहली बात तो ये कि दुआ, नो डाउट SSG कमांडोज ने जिस तरह से ऑपरेशन किया कमेंडेबल है, बहुत ज़बरदस्त, और वो नुकसान जो मज़ीद हो सकता था वो नहीं होने दिया। ज़ाहिर है इनकी तरबियत ही इसी तरह की होती है, और वो बड़ा कमाल उन्होंने स्विफ्ट बहुत, और शुरू में लग रहा था कि पता नहीं क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है, और वो जो उधर से प्रोपेगेंडा हो रहा था, स्पेशली कल BLA, और उसके बाद जो इंडियन मीडिया जिस तरह से उसको उठा रहा था, मतलब वो इंडियन मीडिया अब यहाँ तक चला गया बिल्कुल। वो अभी मैं थोड़ी देर पहले वो सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब की बात कि वो लग रहा था कि वो किसी को दहशतगर्दी के वाक़े की रिपोर्टिंग नहीं हो रही वहाँ, वो कोई यूँ लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा है, बहुत बड़ा प्लान है जिस पे अमल दरामद होना है, और उसको उस तरह से कवरेज दे रही है। फिर इंडिया ने उधर बांग्लादेश की फ़ौज में भी उस हवाले से भी उनके मीडिया में कुछ खबरें चलना शुरू हो गई जी कि वहाँ पे एक वो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, शायद वो जमात इस्लामी और ISI के क्लोज हैं, और वो वहाँ भी वो शायद को बगावत करना चाह रहे थे। तो वो इस वक्त पागल हुआ है इंडियन मीडिया, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम अपना कसूर हमें मान के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की आप बात सुने, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कल सरफराज बुगटी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे बातचीत होनी चाहिए। बिलावल ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जिन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, वो मुझे मतलब मस्खरियाँ करते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली ख्वाजा आसिफ मुझे हमेशा मायूस करते हैं वो इस तरह के मौके पे। मतलब आप वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आप जवाब दें ना कि इस मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी आप पे है, और इतना बड़ा हमला हो जाता है हमारे सूबे में, उसकी आप वजाहत करें।
और आप मतलब वो कह रहे हैं जी कि वो PTI वाले ये हैं वो हैं, मतलब खुदा का नाम है। और वजीर दाखिला साहब हमारे किधर हैं? मुझे वो नसीरुल्लाह बाबर आज याद आ रहे थे मरहूम, कि वो पेशावर से स्कूल बस अगवा होके आई थी इस्लामाबाद, और वो बस के अंदर घुस गए उनसे बात करने के लिए, वो जो उस क्या कहते हैं हाईजैकर से, मतलब फिर उन्होंने ये ऑफर किया, उन्होंने कहा ये उनसे कहें कि बच्चों को छोड़ दें जी, और मुझे यरगमाल मतलब अभी थोड़े दिन पहले चूंकि आपने देखा होगा BBC उर्दू ने उसको दोबारा वो रिपीट किया उस चीज को, मतलब ये कहाँ चले गए ये लोग? वो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का मुआवजा कम हो रहा था, उसको फौरन नोटिस ले लिया चेयरमैन PCB साहब ने, लेकिन यहाँ वजीर दाखिला साहब पता ही नहीं कहाँ है। वो जी वो खबर एक चल जाती है कि मुसलसल राब्ते में है वजीर आला बलोचिस्तान से, मतलब इस राब्ते का मुझे क्या फायदा, ठीक इस कौम को क्या फायदा? खुदा के लिए यार मतलब सीरियस हो जाए। ठीक है, और चलें माज़रत अभी एक क्विकली ब्रेक है, फिर आप इसको कमेंट कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दहशत गर्दी का ये तूफ़ान, सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबान हैं, कितनी ज़रूरत है एक्शन प्लान 2 की। आयाज साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, आप बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। वही एक्शन प्लान 2 की बात कर रहे हैं। एक्शन वो जब नेशनल एक्शन प्लान पहले वाले पे अमल हो जाता तो आज बहुत सी चीज़ें ना होती जो उसके बाद हमने देखी, लेकिन APS के बाद जिस तरह से सियासी जमातें, मतलब ये दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कि वो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने इमरान खान को फ़ोन किया था। इस असल में जज्बे की ज़रूरत होती है इस तरह के मौके पे, और ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं होता, ये इत्तेहाद का टाइम होता है, और ये इत्तेहाद ही चीज़ें, मतलब अब बिल्कुल ऑपरेशन हमारी फ़ौज ने कल ये साबित किया कि वो दहशत गर्दों के हर हरबे को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन जब कौमी इत्तेहाद हो जाएगा ना तो फिर बहुत से वाकयात होने से पहले दम तोड़ जाएंगे, जो मेरा कहने का मकसद है। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान 2 भी बनाए, सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान कहीं एक टेबल पे बैठ के ये को फैसला कर लें, यकीन करें इस कौम के लिए बहुत बेहतर हो। जी फैसल साहब, देखिए एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया था पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम सानियात हुए जब रेल को जो है अगवा कर लिया गया। और इस तरह के सानियात में एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना उससे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन फ़ौज ने अपनी जो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, उसका एक भरपूर मुजाहरा किया और इस बड़े वाक़े को जो है वो नाकाम बना दिया। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में तो ये लिख दिया गया है कि एक अफसोसनाक सानिया है, और इसके साथ ये भी लिखा जाएगा कि एक फ़ौज का ये ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल था। अब ये इदारे की कारकर्दगी आ गई, अच्छी कारकर्दगी है प्रोफेशनली, इसको ज़ाहिर हर आदमी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन आज जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ, ये इसको आप जो उस सानिया से बड़ा सानिया करार दें। आप जो ये इस वक्त हमारी लीडरशिप जैसी भी है, जो भी है, असली नकली आर्टिफिशियल जो भी है, यही है ना। उसने जो उसकी जो तकरीरें थी, क्या इतना बड़ा जो सानिया था वो उसके मुताबिक थी? क्या ये जो तकरीरें थी वो सानिया ही तकाजा करता था ये तकरीरें आज की जाती? ये हमारी लीडरशिप की जो जहनियत है, जो मेंटलिटी है, वो आज खुलकर आ गई। सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो एक करारदाद मंजूर करा दी, उसकी बुनियाद पे आप इस पूरी लीडरशिप को तो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो। चले आपने किसी डंडे के ऊपर वो करारदाद मंजूर करवा दी होगी, लेकिन एक दूसरे के जहन में जितना बुग़्ज़ है, जितनी नफ़रत है, वो ये साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तानी इनकी एक दूसरे से नफ़रत, बुग़्ज़ जो है वो इस मुल्क की हुब्बुल वतनी पर हावी है, वो पीछे चली गई है। हुब्बुल वतनी, एक सियासी मफादात, एक दूसरे से नफ़रत, बुग़्ज़, ये आगे आ चुके हैं। ये जो एक्शन प्लान की बात हो रही है, भाई एक्शन प्लान इसको पहले ख़त्म करनी, ये एक्शन प्लान बनाएंगे ना, और किसने एक्शन प्लान बनाना है? कोई एक्शन प्लान के लिए कोई अमेरिका से कंसल्टेंट तो नहीं आएगा, इन्हीं लोगों ने बैठ के एक्शन प्लान बनाना है ना। तो ये अब तक ये बुग़्ज़ मौजूद है, ये नफरत मौजूद है, अब कौन सा एक्शन प्लान बनाएंगे? उस एक्शन प्लान पे अब कैसे जो है वो अमल करेंगे? सिर्फ एक फरीक पे मलबा गिरा देने से तो बात नहीं बनेगी कि फलाने ये बात क्यों कर दी, फलाने ये बात उसके साथ क्यों जोड़ दी। हर शख्स ने अपने मुकाम के मुताबिक हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो इस हवाले से जो है वो एक गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। जो रिएक्शन आना चाहिए था कौमी लीडरशिप का नहीं आया। जब आप ये अप्रिशिएट करते हैं कि
फौज ने बड़ा ऑपरेशन किया तो इसको भी खुद तस्लीम करे कि आज जो कौमी लीडरशिप का जो मौक़िफ़ आना चाहिए था वो नहीं आया। कल हमने बात की थी कि अपने दिलों को बड़ा करें, एक दूसरे से नफरत खत्म करें तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान महफूज होगा। इसमें एक चीज का इजाफा कर लें आप आज। जी जी, अब हमें एक दूसरे का खौफ भी खत्म करना पड़ेगा। खौफ का भी बड़ा अंसर है इस मुल्क के अंदर, इन सियासतदानों में। ये खौफ भी जो है ना इनकी बहुत सारी सलाहियतों को या इनके दिमाग को जो है ना वो यलगमाल बना चुका है। उसको भी खत्म करना पड़ेगा। अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा अगर वो बाहर आ गया, या वो उसको मौका मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा, या फलाने को जब मौका मिल रहा तो हमारा क्या होगा। तो ये जो खौफ है ना, ये इसको पहले खत्म कर लें, बुग़्ज़ उसके बाद कीजिएगा। सही जी। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है नो डाउट पाकिस्तान की तारीख में, और इस साने के बाद जो हमने देखा कि हुकूमत जो है हमें बिल्कुल इनरेलेवेंट नज़र आई, और हुकूमत की तरफ से जिस तरह का बयानिया आना चाहिए था या जिस किस्म का उनको बिहेव करना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिला। इवन देन ना प्राइम मिनिस्टर ने आके कौम को एतमाद में लिया, ना ही जो वजीर दाखिला है, वजीर दिफा है, किसी एक शख्स ने आके कौम को ये नहीं बताया कि वी आर अंडर अटैक, के हम पर हमला हुआ है, हम दहशत गर्दी का शिकार है और अरसा दराज से शिकार है, हमारा पूरा मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है और हम दहशत गर्दी की कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे तमाम जो लोग हैं, अब जो ब्लेम गेम आज शुरू की है कौमी असम्बली के इजलास में, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है और वजीर दिफा से इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो इस किस्म की तकरीर आज करते। होना ये चाहिए था कि आज की तकरीर में वो ये बताते पूरी कौम को और पूरी दुनिया को कि किस तरह भारत जो है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को प्रमोट कर रहा है, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान के जरिए वहाँ से, और दाइश भी अब उसमें शामिल हो गई है और किस तरीके से वो हमले कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए था कि कुलभूषण को जो चाबहार के जरिए दाखिल हुआ बलूचिस्तान में और वहाँ पर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा, और पाकिस्तान अब तक जो 80,000 लोग जो है दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, $100 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को, जो मुसलसल होता जा रहा है। तो होना ये चाहिए था कि वजीर दिफा साहब को आज कोई अपना लाहे अमल वो बताते कि किस तरीके से हमने इस दहशत गर्दी की जंग से आगे निपटना है, क्या हमारा लाहे अमल होगा। लेकिन आज आपने देखा कि वो वहाँ पर लतीफ़े सुनाते रहे, और इवन देन के गैर संजीदगी का ये आलम था कि वहाँ पर उन्होंने कोई मसाज वालों का जिक्र कर रहे थे कि इस किस्म की तकरीर मेरा ख्याल में इस मौके पर उनको जेब नहीं देती थी। और रहा सवाल वजीर आजम का, तो वजीर आजम साहब को आज की बजाय उसी दिन ही कोयटा चले जाना चाहिए था और बैठकर सारे अमल की निगरानी करनी थी। इससे होना कुछ नहीं था, होना ये था कि जिस तरीके से एपीएस के सामने पे पूरी कौम जो है यकजान हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, और कौम को यह एहसास हुआ था कि वाकई जो हुकूमत है वो इस दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। तो आज अगर ये होता तो मेरे ख्याल में कौम जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी होती और उसका मोराल भी ज्यादा बुलंद होता। तो अब ये वक्त आ गया है कि बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब की बात ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। जिस तरह से माजी में ऑपरेशन किए गए इन इलाकों में ज़रबे अज़ब, रद्द फसाद, अक्रॉस द बोर्ड जो है बिला तफरीक ऑपरेशन की जरूरत है। और अगर इसमें मजीद ताखीर की गई तो इन दो सूबों की बजाय फिर ये जंग जो है फिर पूरे पाकिस्तान में होगी, जिस तरह माजी में पाकिस्तान के तमाम शहर जो है दहशत गर्दी का शिकार रहे हैं। तो फिर आने वाले दिनों में अगर इसको ना रोका गया तो फिर हम ये देखेंगे कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। और आप देखेंगे अभी टांग में भी फिर एक और वाक़या दहशत गर्दी का। तो हमारी फोर्सेस जो है वो दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं। इलियास साहब, देखिए जी, एक बहुत बड़ा सानिया था जिसके बारे में देखें इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इसमें पूरी दुनिया इस ऑपरेशन को देख रही थी। जिस तरह की बहादुरी के साथ फ़ौज ने किया कि सड़क आसपास के इलाके जो थे सड़कें भी 23 किलोमीटर के फासले पर थे, और जिस तरह आके उन्होंने ऑपरेशन किया, दहशत गर्दों को घेरा, और जिस तरह की ऑपरेशन किया गया उन इलाकों में करना बहुत टफ हार्ड एरिया है और उस जगह पर करना। अब इसी तरह बिल्कुल है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जो पार्टियां हैं इन लोगों को भी
आपस में सारे मसले को देखना चाहिए कि इतना सेंसिटिव मुश्किल है, इनके आपस में इख्तलाफात की वजह से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक देख लें, आपके हमसाए ममालिक में मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो ऑपरेशन हो रहा था उसके ख़िलाफ़ बता रहे थे, नेगेटिव बातें कर रहे थे ताकि पाकिस्तान का जो है मोराल वो नीचे डाउन किया जाए। लेकिन ये जो सारा मसला था, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा क्लियर, बड़े आसान तरीके से हुए। लोगों के आपने बयानात जो ऐनी शाहिदीन थे उनके सुने, और जिस तरह जो ऑपरेशन किया गया ये इसके काबिल तहसीन है। और इसके बारे में जो दहशतगर्द थे इनका ख़ात्मा करने के लिए अब इनको बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, जिस तरह भी है। लेकिन अब ऑपरेशन जो है एक्शन प्लान कहते हैं, इसके बाद देख लें आप, इस एक्शन प्लान के लिए ज़रब अज़ब हुआ, फिर दूसरा हुआ जो ऑपरेशन हुए, जो प्लान स्टार्ट किए अब ख्वारिज के ख़ात्मे के लिए, इन्होंने उस तरह बैठ के आपस में बैठ के जो माहाना मीटिंग हुआ करती थी, जिस तरह मीटिंग होती थी, सारी सियासी जमातें बैठ के बातचीत किया करती थी, उस तरह कोई नहीं आपस में मिले। नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसे मामलात में एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बात मिल के बैठे नहीं है। और इसी वजह से ये देखें जो फिर इस तरह लूप होल्स पैदा होते हैं और इस तरह आपस में आते हैं। एक ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी उधर मजबूत करना पड़ेगा, बलूचिस्तान में, केपी में, और उस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा ताकि जो लोग हैं उन लोगों को जो है उनको भटकाया ना जा सके, उनको राह रास्त पर लाया जाए। और डेवलपमेंट के काम जो माजी में नहीं हुए उस तरह के काम पहले करना चाहिए। और ये तमाम पॉलिटिकल जो है क़यादत उसका काम है कि करने के लिए उनको तालीम दें, उनको बुनियादी सहूलतें फराम करें, उनके इस तरह ये नहीं है कि कोटा सिस्टम कर दें, उनको बैकवर्ड एरिया में रखा। ये इन चीज़ों को तो बड़े पहले डेवलपमेंट कर देनी चाहिए थी। अब जाहिर है दुश्मन ममालिक जो हैं सी पैक के मंसूबे उधर आ रहे हैं, ग्वादर पोर्ट है उसको आबाद नहीं होने दे रहे काफ़ी अर्से से, जो एक कॉरिडोर बनना चाहते थे कि जो उधर से ट्रेड हुआ करे, वो इस चीज़ को तो साथ वाले हमसाए हमारे जो ममालिक हैं वो तो करने नहीं देना चाहते। और अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं समुंदर में, जो उन्होंने जो लाइन पाइप्स वगैरह बिछाई हैं, जो आईटी के लिए काम करें, उसके लिए पाकिस्तान ने तो कभी किसी मुल्क को तो तंग नहीं किया। लेकिन ये जब इस तरह आते हैं तो इसको लिए मिलके हमें खारजी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को मजीद मुस्तहकम बनाना पड़ेगा। सियासी इत्तेफाक की जरूरत है। आपको पॉइंट आ गया जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरे सवाल, IMF से मुज़ाकरात फाइनल मरहले में दाखिल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने अखराजात कम करने के लिए मजीद नौकरियां ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अवामी नुमाइंदों की मराद ज़्यादा हुकूमती अखराजात कैसे कम होंगे, क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपनाने जा रही है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। IMF ने FPR की कमज़ोर कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने का दावा मुस्तरद किया है। मालियाती मिशन की जानिब से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत पर रेवेन्यू बढ़ाने और कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने का मुतालबा हो रहा है। ताहम गवर्नमेंट ने अखराजात कम करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तब्दीली की यकीन दहानी कराई है, जिससे ग्रेड 17 से 22 तक के 700 जबकि निचले दर्जे की हज़ारों असामियाँ ख़त्म होने का इम्कान है। और ये भी दावा हो रहा है कि IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली है। सवाल यहाँ ये है कि हुकूमत अखराजात कम करने के लिए हज़ारों असामियाँ ख़त्म कर रही है, मगर वफाकी काबीना में वज़रा की जो फ़ौज भर्ती कर दी गई है, जिनकी तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा भी हुआ, मराद भी बढ़ाई गई, ऐसी सूरत में हुकूमत अखराजात कैसे कम करेगी? आमिर साहब, आपसे ये गहन आगाज़ कर रही हूँ, ये अब क्या अवामी नुमाइंदों की मराद ज़्यादा करके किस तरह से फिर गवर्नमेंट अखराजात कम कर सकती है? वो बंदा यही कहता है कि हमें तो IMF भी अच्छी ना मिली कि सरकारी मुलाजमीन पे जितने मर्जी टैक्स बढ़ा दो उन्हें कोई इतराज़ नहीं होता, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दो उन्हें कोई इतराज़ नहीं होता। लेकिन ये इतराज़ सामने नहीं आया भाई ये जो होशरुबा तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं ये किस कैपेसिटी में बढ़ाई गई हैं और इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो ये हमें IMF के किसी ज़राए से खबर नहीं आती कि वो सिर्फ क्या आवाम को पीसने के लिए आए हुए हैं। ज़ाहिर है हुक्मरान तो लगे हुए हैं उनके साथ। जब इन सब की मराद बढ़ रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें कहाँ पहुँचा दी गई हैं, फिर वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती हो चुकी हुई है, मराद उनकी मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। तो जब आप रोज़गार सरकारी शोबे में, बिल्कुल ठीक है कारोबार आप बढ़ा दें, सरकारी शोबे में लोग जाएंगे ही नहीं। कराची के लोग तो पहले ही यंगस्टर जो CSS करके भी जाते थे वो नौकरियां छोड़ छोड़ के कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू वाले वो कारपोरेट सेक्टर में चले गए हैं। उनकी तरजीह नहीं रही और कि पैसा नहीं है ना इसके अंदर इतना,
लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ाएं ना, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है उसका कारोबार बढ़वाएं, इंडस्ट्री खुलवाएं, ताकि लोग, ये ठीक है कि सरकारी शोबे में कम से कम लोग इतने होने चाहिए कि एफिशिएंसी से काम करें, और बेजा भर्तियां हमारे यहाँ तो सियासी तौर पे बेशुमार होती हैं, ऐसे ही है। लेकिन अब ये वक्त आ चुका हुआ है कि जब एक तरफ आप IMF की शराइत की वजह से इधर से रोजगार खत्म कर रहे हैं, तो जवाबन हमें प्लान भी तो देना कि इंडस्ट्री को आप कैसे फरोग करेंगे, क्योंकि जब कारोबार नहीं होगा, इंडस्ट्री अगर बैठेगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ती है, फिर उसके साथ माशरती बुराइयां जन्म लेती हैं, और बढ़ती हुई वो दहशतगर्दी की तरफ चली जाती हैं। तो ये सब चीजें हुकूमत का, हुक्मरानों का, वहां बैठे हुए लोगों का काम है कि इसको ठीक करें। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन या प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों पर टैक्स लगाने के लिए ना बैठें। सही जी। आयासा देखिए, ये जो सरप्लस यहाँ पे हुई भी हैं वो भर्तियाँ, उसने तो स्टील मिल, PA जैसे इदारे तबाह कर दिए, रेलवे की हालत आपके सामने है, क्योंकि सियासी भर्तियाँ हुई, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। अब वहाँ चूँकि वो IMF आ गई कि जी नहीं, ये सरकारी मुलाजमीन चूँकि बहुत ज़्यादा हो गए, ये सरप्लस हो गए, इनको निकाल दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, सर माथे पे आपने कह दिया, ये निकाल देते हैं हम ये अपने अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, मतलब उसमें हिसाब बराबर कर देते हैं, हम जजों की मराद बढ़ा देते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, और जज भर्ती कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल हाई कोर्ट्स में कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें इंसाफ वारी देना है लोगों को, क्योंकि कहीं ये ना हो कि किसी और को इंसाफ मिल जाए और हम दरबदर हो जाएं, इसलिए हमें वो इंसाफ हर हाल में लोगों को देना है। और वाकई ये आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि IMF को इन चीज़ों पर एतराज़ ही कोई नहीं होता, मतलब वो यहाँ तो वो IMF वाले समझते हैं कि चूँकि ये थोड़े से लोग हैं और ये मुलाजमीन चूँकि बहुत बड़ी तादाद में है, ये लाखों में है, तो ये रेवेन्यू ठीक आ जाएगा इनके, वो उस पर जब टैक्स बढ़ाया जाएगा, इसलिए वो उनकी नज़र इधर उधर पड़ती नहीं है। बाकी ये जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी इजाफे करते रहे, और फिर आखिर में ऐलान एक ही होता है, वज़रा तनख्वाह नहीं लेते, मराहत लेते हैं। मराहत वो तो अब आप ढूंढती फिर है ना कि कितनी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वज़रा तनख्वाह नहीं लेते, बेचारे बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। बहरहाल IMF वाले भी तबका इशराफिया ने उकड़ा, साढ़े वर्गे मिडिल क्लास के लोग ने, इसलिए मिलके खेल रहे हैं। दिल में भी हमारा दर्द, हमारे जैसे हैं ये दोनों, वो भी और ये हुक्मरान एक जैसे हैं बिल्कुल। जी फैसल साहब, हमारे यहाँ अशराफिया को तकलीफ होगी इस बात पे। जी फैसल, बात ये कि आमिर साहब की बात सही है, हमें तो ये IMF भी 2 नंबर ही मिला है। अब मजे की बात ये कि जो वफाकी वज़रा हैं उन महकमों में वफाकी वज़रा बना दिए गए जो महकमे 18वीं तरमीम के पास वफाक के पास है ही नहीं, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो वफाकी वज़रा। लेकिन IMF का जो रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात कर रहा है ना, अगर आप इन तमाम बातों से कतई नज़र बात करें तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा है। जिस तरह के सरकारी इदारों में भर्तियाँ हुई और आज की दुनिया जो उसमें IT का और AI का जो कंट्रीब्यूशन हो चुका है, उनमें जितने लोग मौजूद हैं, यकीन करें इस वक्त अगर एक सूबों की बात करें तो उसमें 90% मुलाजमीन जो है वो बिल्कुल फालतू हैं, बेताशा डिपार्टमेंट ऐसे हैं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मसाइल पैदा करने का बाइस बन रहा है, जैसे लेबर डिपार्टमेंट, सेसी, EOBI, इस डिपार्टमेंट में सिर्फ धंधे के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। एक्साइज के पूरे काम को जो है ना आप आउटसोर्स करके अपने रेवेन्यू में कई गुना इजाफा कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करके। जो एक्साइज का जो ये टैक्स कलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है, इसको आप आउटसोर्स करके अपनी आमदनी में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैदागिरी का काम कर रहा है, वहाँ अरबों रुपए की जो है वो करप्शन हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये बात IMF की सही है, लेकिन ये होगा कैसे? ये डिपार्टमेंट तो पूरे इलेक्शन लड़वाते हैं, ये डिपार्टमेंट खत्म हो जाए तो सियासी जमातें जलसा ना कर सकें। एक जलसे के 20-20 करोड़ रुपए के अखराजात ये डिपार्टमेंट पूरे करते हैं, एक हल्का भी डिपार्टमेंट को दे दिया जाए तो संभालते हैं पूरा। ये महीने के अखराजात चलाते हैं, बहुत से लोगों के रोज के अखराजात चलाते हैं, डे टू डे अफेयर जो होते हैं वो चलाते हैं, लोगों की शादियां करना इन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं होता इस मुल्क, ऐसी तो इसलिए डिपार्टमेंट को रहना भी जो इनका जरूरी है, और इन डिपार्टमेंट का गैर फाल रहना भी जरूरी है। अगर ये डिपार्टमेंट अपने उसके मुताबिक काम करेंगे तो जो असल काम है इनका जो करना है, जो उसको उर्फ़े-आम में हम कहते हैं, पता नहीं साफती जबान है या नहीं, बोल देता हूँ, फटीक निपटाना, वो इन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो निपटाते हैं, पूरे तरीके से निपटाते हैं। तो वो कैसे निपटाएंगे अगर ये जेन्युइन काम को शुरू कर देंगे? तो एक छोटी सी बात नहीं है इतनी करनी है मैंने। जी
जी आमिर साहब। हाँ, वो मुझे याद आया, सरफराज बुगटी ने कितनी मजे की बात बताई है कि 30 करोड़ रुपए की ज़कात बांटने के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करता है बलोचिस्तान का महकमा ज़कात। 80 गाड़ियां हैं, मतलब ये है हमारी तो एफिशिएंसी। बिल्कुल जी। और ये सारी जगह पे यूं ही साढ़े चांद देखने वाले नहीं मान उन्होंने दी फौज जड़ी जी। शकील अंजुम साहब फिर भी सही नहीं लगाते, ले जाता कोई किधर जी। सानू कोई भी कुछ नहीं मिला, नहीं सही बताते। देखें, पाकिस्तान का मसला है मईशत, और जाहिर है IMF से रिलेटेड है हमारा जो अगला माशी प्लान है, लेकिन सूरत हाल जो है वो डे बाई डे कोई इतनी अच्छी नहीं है कि जो पाकिस्तान की जानिब से या हमारी जो वजारत ख़जाना है या बाकी लोग हैं जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और ये जो इन्होंने प्लान दिया है कि सरप्लस लोगों को निकाला जाएगा, तो उससे कोई इतनी बड़ी बचत नहीं होनी। 17 अरब रुपए की सारी बचत होनी है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें जो पिछले गुज़िश्ता 7 माह हैं उनमें कोई 26 करोड़ डॉलर की जो है वो बरामदात में कमी आई है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो उसका फोकस उधर होना चाहिए कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंडस्ट्री को किस तरीके से चलाना है, मुल्क में रोज़गार के मौके किस तरीके से पैदा करने हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो या सरकार के खाते में डाले मुलाजमीन को या प्राइवेट सेक्टर में जो है ऐसे मौके पैदा करे, लेकिन हुकूमत, मेरा ये ख्याल है कि उसकी तरजीह में ये बात है नहीं। आप ये देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए कार्ड जो है वो आ रहे हैं। कभी किसान कार्ड है, होनहार कार्ड है, फलाना कार्ड है, फलाना कार्ड है। अब इतनी बड़ी लिस्ट हो गई है उन कार्ड्स की कि अब तो ये भी शुमार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में उन कार्ड्स की तादाद कितनी होगी। सही। और इसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने जो रमज़ान पैकेज का अनाउंस किया है अरबों रुपए का, जी जी। वो सब जाया जाते हैं। उससे अवाम को कोई फायदा नहीं होता। अवाम को फायदा उससे होगा कि आप अवाम को हुनरमंद बनाएं, लोग अपना रोजगार खुद कमा सकें, ना कि वो इस किस्त के इंतजार में बैठे रहें सारा दिन और पूरा महीना इंतजार करें, उसके बाद जो है वो किस्त मिलेगी तो उनका रोजगार चलेगा। सही। तो इस तरीके से निज़ाम नहीं चलेगा। ये इढ़ाक़िज़्म अब खत्म होना चाहिए और हुकूमत को कोई मरबूत पॉलिसी बनानी चाहिए कि किस तरीके से मुल्क की मईशत को आगे लेके चलना है और किस तरीके से जो सबसे बड़ा अहम मसला है जिस पे किसी की नजर नहीं है, वो पाकिस्तान में आबादी का मसला है कि आबादी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। आबादी रोज बरोज इतना ज्यादा इजाफा होता जा रहा है कि पाकिस्तान के वसाइल अब वो नहीं रहे कि इतनी बड़ी आबादी जो है वो बैठ के इन वसाइल को यूटिलाइज कर सके। यही वजह आप देखें, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो लोग जो है रोजाना की बुनियाद पर तकलीफ का शिकार है। मगर हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हुकूमत उसी तरह जो है, आपने जिस तरह बताया कैसी बातें कर रहे हैं, हुकूमत नई फौज जो है हुकूमत ने एक नई फौज भर्ती कर ली है वुज़रा की। हाँ, तो ये इसलिए किया ना, ये हम जैसी आवाम की खिदमत करने के लिए किया। आवाम जी आवाम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, जिस गाड़ी का टैक्स टोकन टैक्स जिस गाड़ी का टोकन टैक्स पिछले साल 15,000 रुपए सालाना होता था, ये मौजूदा जो हुकूमत जो कह रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उसका टोकन टैक्स 15,000 से 40,000 रुपए कर दिया है। सही। तो ये रिलीफ ही है ना यार, से क्या लेना है, आप गाड़ी में टैक्स लगता है। और कार्ड्स आपको पता है क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि ईद कार्ड्स और बर्थडे कार्ड्स लोगों ने खरीदने छोड़ दिए थे, इसलिए कार्ड्स पे इन्होंने शुरू कर दिया ज्यादा। जी अब ईद कार्ड रहना बाकी रह गया। खान साहब ईद कार्ड भी शुरू करा। चलें, टाइम कम है। इलियास साहब जो है कि IMF को देख रहा है कि FBR का जो शॉर्टफॉल आ रहा है, तो उनको जाहिर है उस शॉर्टफॉल को इन्होंने पूरा करना है किसी और तरीके से। जो हैं अदारे भी नीलाम किए जा रहे हैं और नीलाम करने के लिए अदारों को उनके देख लें आपने PIA के कैसे नीलामी करने की कोशिश की कि वो नीलाम नहीं हो सकी। उसकी बार्गेनिंग जो बोली लगी वो ही इतनी कम लगी कि देखते रह गए सारे। और ये दूसरे अदारे भी हैं जो कि 5-6 अदारे इन्होंने करने हैं प्राइवेटाइज, वो टारगेट रखा है। लेकिन सबसे आसान जो गवर्नमेंट के लिए है वह FBR को बताते ही वही चीज़ें कि जी आवाम को ये जो सरकारी मुलाजमीन या दूसरे तनख्वाहदार जो लोग हैं इनको मजीद टैक्स लगाए जाते हैं, वही दरवाज़ा बताया जाता है कि इधर ही जाएँ, इधर से ही सब कुछ करें। तभी फिर IMF देखता है कि हाँ ये पोटेंशियल है, इनके पोटेंशियल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।